हेलो एवरीवन। लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कॉलिजन थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी, संशोधित संगतवाद सिद्धांत। इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक थे कॉलिजन थ्योरी के, जो वो मतलब नहीं फुलफिल हो पाए। इसके लिए मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी दी गई। संगतवाद में केवल टक्करों की संख्या को ही आधार मानकर अभिक्रिया वेग की गणना की है, लेकिन यदि माना जाए कि गैसीय अवस्था में एक सी सांद्रता पर सभी अभिकारक के अणुओं में एक सी टक्कर होती है, तो समान सांद्रता पर गैसीय अभिक्रियाओं का वेग भी एक सा होना चाहिए। परंतु 300 Ke पर समान सांद्रता पर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के वियोजन का वेग 4.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर घंटा है, जबकि नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस का वियोजन वेग 9.4 इंटू 10⁻5 मोल पर लीटर पर घंटा है। इस प्रकार कुछ जटिल अभिक्रियाओं में प्रायोगिक व सैद्धांतिक मानों में काफ़ी अंतर पाया गया। वेग निर्धारण में कॉलिजन के अलावा भी और भी फैक्टर्स होने चाहिए, इसलिए इस थ्योरी में कुछ सुधार दिए गए। इसलिए इसे हम बोलते हैं संशोधित संगतवाद सिद्धांत या मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी। प्रभावी संघट के लिए यह जरूरी है कि संघट के समय अणु एक निश्चित दिशा में अभिविन्यासित हो। मतलब जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं, तो एक ओरिएंटेशन होना चाहिए स्पेसिफिक डायरेक्शन में। संघटवाद में यह माना कि संपूर्ण ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा और स्थानांतरणीय ऊर्जा होती है, लेकिन यह केवल तब संभव है जब अभिकारक अणु दृढ़ गोले की भांति व्यवहार करे। साधारण अणु जैसे HI, H2, I2 या ऑक्सीजन के अणु करीब करीब दृढ़ गोले की भांति व्यवहार करते हैं। जटिल अणु साधारणतः दृढ़ गोले की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, अतः जटिल स्थानांतरित ऊर्जा के साथ कंपन और घूर्णन ऊर्जा भी होती है। इन कारकों का उपयुक्त गणना में ध्यान नहीं रखा गया, अतः ऐसी अभिक्रियाओं के लिए संगतवाद की समीकरण में सुधार कर एक व्यंजक दिया गया। ये फैक्टर्स कॉलिजन थ्योरी में नहीं माने गए थे, इसलिए इनको अब ऐड करके हमने एक नई एक्सप्रेशन दिया, जिससे परिणाम पहले से अच्छे प्राप्त हुए, जो था K = PZ e⁻⁻ जहाँ पर जो P है वो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, जो अणु की ज्यामिति से संबंधित है, अर्थात यह प्रायोगिक मान के विचलन का माप है। संक्रमण अवस्था या परम अभिक्रिया गति सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम ACT। संगतवाद कॉलिजन के प्रमुख रूप से दो दोष है: जटिल अणुओं की आणविक ज्यामिति से त्रिविम विन्यास की कठिनाई से गणना करना। जो जटिल अणु होता है उसका जो स्टेरिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मतलब बहुत टिपिकल था उसको कैलकुलेट करना। यह सिद्धांत गैसीय अवस्था में ही देता है सही परिणाम। इसके लिए दूर करने के लिए इन दोनों जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए आयरिंग ने एक सिद्धांत दिया, जिसे हम बोलते हैं परम अभिक्रिया गति सिद्धांत, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी या सक्रिय संकर सिद्धांत, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसके 3 नाम है: एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो आपसे यदि क्वेश्चन में किसी भी एक नाम से पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको तीनों नाम याद रखने हैं। इसके अनुसार अभिकारक अणु अभिक्रिया करने से पूर्व सक्रिय संकर बनाते हैं। ठीक है, पहले एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो अभिकारक के साथ उष्मागतिक समय में रहते हैं। ये सक्रिय संकर अणु जिनकी ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद दोनों से ज़्यादा होती है, वो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह भांति व्यवहार करते हैं। बस इतना होता है कि वो ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं और एक निश्चित वेग द्वारा उत्पाद बना लेते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, सक्रिय संकर जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डिकम्पोजिशन की वेलोसिटी क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया निम्न प्रकार की होगी: अभिकारक = सक्रिय संकर = उत्पाद। माना कि अणु A और B में एक द्विअणु का अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है: A + B से पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और फिर उससे भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। HI और HI इन दोनों से एक मॉलिक्यूल बना तो H2 + I2 बन गया। डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शन,
द्विअणुक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की यदि आपको गणना करनी है तो आप कैसे करेंगे। निम्न हमने एक द्विअणुक अभिक्रिया ली, A+B है, अभिकारक है, उससे आपका AB सक्रिय संकर बन रहा है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और फिर उससे K2 से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K स्टार इज इक्वल टू AB स्टार अपॉन AB, तो AB स्टार इज इक्वल टू हो गया K स्टार AB, जहाँ पर K स्टार सक्रिय संकर बनने का साम्य स्थिरांक है। तो ऊष्मागतिकी के अनुसार K स्टार इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा G अपॉन RT। यहाँ K स्टार अभिक्रिया और सक्रिय संकर के मध्य साम्य अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है, लेकिन हम जानते हैं कि गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन से डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ठीक है। G गिब्स एनर्जी होती है, S आपकी एंट्रोपी है, H आपकी एंथैल्पी है। आप वैल्यूज रखिए डेल्टा G की जगह K स्टार इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा H स्टार माइनस T डेल्टा S स्टार अपॉन RT, जहाँ पर G, H और S क्रमशः अभिकारक से सक्रिय अणु बनने की मुक्त ऊर्जा में सक्रिय मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी में परिवर्तन है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करते हैं। 78 और 78 और 81 का जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों K के बराबर है, तो AB स्टार अपॉन AB इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT, e की पावर माइनस डेल्टा S स्टार अपॉन RT। AB स्टार को ले लिया, A और B उस साइड चले गए। अभिक्रिया E+B से AB एंटीबॉन्डिंग से K2 प्रोडक्ट बना में ये माना जाए कि अभिकारक अणु व सक्रिय संकर में एक साम्य स्थापित हो गया है, ठीक है। हम इन दोनों में मान लेते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया का वेग होगा सक्रिय अणु की सांद्रता इंटू सक्रिय अणु के विघटन की आवृत्ति, या AB एंटीबॉन्डिंग न्यू, या K स्टार AB इंटू न्यू। इस प्रकार तथा ऐसी अभिक्रिया की गति माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस DB अपॉन DT इज इक्वल टू DP अपॉन DT इज इक्वल टू K2 A और B। अब 83 और 84 को जो हम बराबर करते हैं तो K एंटीबॉन्डिंग AB इंटू न्यू इज इक्वल टू K2 AB, या K2 इज इक्वल टू K स्टार न्यू। सक्रिय संकुल के विघटन के लिए तंत्र को कंपन ऊर्जा देनी होगी, जिससे कि निश्चित क्रांतिक आवृत्ति पर परमाणु कंपन कर सके और बंध को तोड़ सके। तो प्लांक सिद्धांत से K वाइब्रेशन इज इक्वल टू H न्यू होता है। सक्रिय अणु के विघटन की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू E वाइब्रेशन अपॉन H होगा, E वाइब्रेशन इज इक्वल टू KT अपॉन H होगा, या RT अपॉन NH होगा। तो औसत ऊर्जा E वाइब्रेशन इज इक्वल टू KT तथा K इज इक्वल टू R/N है। तो K जो है वो एक बोल्ट्जमान स्थिरांक है जो R/N के बराबर होता है, और R जो है वो गैस स्थिरांक है, N अवोगाड्रो नंबर है। अब ये जो म्यू की वैल्यू आपने निकाली है वो हम 88 वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो K2 इज इक्वल टू K एंटी बॉन्डिंग RT अपॉन NH। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का मैथमेटिकल स्वरूप है। यह सिद्धांत आयरिंग ने स्टैटिकल मैकेनिक्स के आधार पर बताया। जब इसमें हमने K2 में K स्टार की वैल्यू रख दी तो K2 इज इक्वल टू RT अपॉन NH e की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT और e की पावर डेल्टा S एंटीबॉन्डिंग अपॉन R। जब हम इसका लॉग लेते हैं तो लॉग K2 इज इक्वल टू ln RT अपॉन NH प्लस डेल्टा S एंटीबॉन्डिंग अपॉन R माइनस डेल्टा H एंटीबॉन्डिंग अपॉन RT। इस प्रकार ये जो समीकरण हैं दोनों 91 और 92 ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की मुख्य समीकरण है। दिए गए ताप पर अभिक्रिया की K2 और डेल्टा H एंटीबॉन्डिंग के मान ज्ञात होने पर डेल्टा S स्टार के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा H सक्रियण संकर AB स्टार और अभिकारक A और B की एंथैल्पी का अंतर है। यदि सक्रियण एंथैल्पी डेल्टा H स्टार का मान सक्रियण ऊर्जा E के बराबर मान लिया जाए तो K2 इज इक्वल टू RT अपॉन NH E की पावर माइनस EA अपॉन RT इंटू E की पावर डेल्टा S अपॉन R। इन दोनों की तुलना हम कॉलिजन थ्योरी से करते हैं,
तो पी जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर, या पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। तो संगतवाद सिद्धांत में सुधार के लिए जो प्रायिकता गुणांक का समावेश किया गया था वो सक्रियण एंट्रोपी से संबंधित है। तो ये मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी के थ्रू आपने पी की वैल्यू भी निकाल ली है। कंपैरिजन ऑफ कॉलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। संगतवाद सिद्धांत में पूर्ण चर घातांकी गुणांक ए, अब हम कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। संगतवाद सिद्धांत में पूर्ण चर घातांकी गुणांक ए टक्करों की संख्या जेड के बराबर या समानुपाती होता है, जबकि आपने ट्रांजिशन स्टेट में देखा कि वह एंट्रोपी से संबंधित है। साधारणतः अभिक्रियाओं में यदि हम दृढ़ अणु माने तो ए का मान वह आता है जो जड़ का मान है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दोनों अभिक्रिया सिद्धांत एक जैसे हैं। लेकिन जटिल अणुओं वाली अभिक्रिया में सक्रिय संकर बनने में एंट्रोपी कम हो जाती है, ठीक है, जिससे ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात ए का मान भी घटता है और जेड से कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो कॉलिजन थ्योरी होती है वो सही परिणाम नहीं दे पाती है या असफल रहती है। वहाँ संक्रमण अवस्था सिद्धांत अच्छे परिणाम देती है कि जब मॉलिक्यूल्स जो है वो उसको हम रिजिड मान रहे हैं तो ए और जेड की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन जब हम कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जब एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर का मान भी कम होगा। इसका मान कम होगा तो ए की वैल्यू कम होगी, ए की वैल्यू कम हो जाती है तो वो जेड से कम हो जाती है। तो इस स्थिति में जो कॉलिजन थ्योरी होती है वो अपना सही परिणाम नहीं दे पाती है और असफल रहती है, जबकि वहाँ पे आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स जो हम करते हैं उसके भी वह मतलब उसके रिजल्ट्स उसके आसपास ही होते हैं। तो ये संगतवाद सिद्धांत से श्रेष्ठ होती है। तो ये कंपेरिजन था आपका कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे।